कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर 2 क्लास 9 पोल साइंस। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है? संविधान कैसे बनाया जाता है? अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से संविधान बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके से डिज़ाइन होते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ना है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में कैसा है। फिर सेकंड नंबर पर पढ़ना है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है क्यों, हमें संविधान क्यों चाहिए। फिर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान कैसे बना, ठीक है। फिर पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करने वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, किसको ध्यान में रखकर, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो ये सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। 4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है। इन डेमोक्रेसी देयर आर सर्टेन बेसिक रूल दैट आर सिटीजन एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। कुछ बेसिक रूल होते हैं, कोई भी प्रजातंत्र हो, कोई भी डेमोक्रेसी हो, कुछ भी बेसिक रूल होते हैं जिनको सिटीजन्स को भी और गवर्नमेंट को भी, दोनों को फॉलो करना पड़ता है, दोनों के लिए रूल्स हैं। ऑल सच रूल टुगेदर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी रूल्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, संविधान कहलाता है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, ये पूरी कंट्री का एक सुप्रीम लॉ होता है। इट डिटरमाइन द राइट ऑफ सिटीजन, इससे पता चलता है कि हमारे जो नागरिक हैं, नागरिकों के क्या क्या अधिकार है, सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स हैं। एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर के बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होता है। इट ऑल्सो डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। तो संविधान के अंदर ये भी बताया गया होता है कि जो लोग रह रहे हैं टेरिटरी में, किसी भी जगह में जो सिटीजन्स रह रहे हैं, उनके बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे और लोगों और सरकार के बीच में कैसे संबंध होंगे, ये भी संविधान में बताया जाता है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है। अब आता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। सबसे पहले पढ़ना साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। साउथ अफ्रीका बिकम अ इंडिपेंडेंट एंड गॉट इट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। अब साउथ अफ्रीका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी और उनका जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, आज़ादी के बाद काफ़ी लंबा संघर्ष चला, तब जाके उनका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना। और उसके जो रचयिता थे, इसको बनाने वाले थे, वो नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला फाउट फॉर इट्स फ्रीडम एंड फॉर द राइट्स एंड इक्वालिटी अमंग ब्लैक एंड वाइट पीपल। जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ा और राइट्स के लिए लड़ा। और कौन सा राइट? राइट टू इक्वालिटी, मतलब चाहे काले और गोरे के बीच का भेदभाव खत्म करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अलॉन्ग विद 7 अदर लीडर्स, 7 और लीडर्स थे। नेल्सन मंडेला वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब नेल्सन मंडेला और उनके साथ 7 और लीडर्स थे जिनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई इन 1964। क्यों सुनाई गई थी? फॉर अपोजिंग द एपार्थाइड रिजाइम, उन्होंने एपार्थाइड रिजाइम को अपोज किया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने धरना किया था। अब एपार्थाइड क्या होता है? ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 एंड 1989। 1948 से 1989 के बीच में जो काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव था, भेदभाव की जो नीतियां बनाई गई थी, जो पॉलिसीज बनाई गई थी, उनका उल्लंघन करने के लिए नेल्सन मंडेला और उनके साथ 7 लीडर्स को उम्र कैद की सजा दी गई थी 1964 में। ही स्पेंट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, सबसे बुरी जेल के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल बिताए। 28 ईयर्स तक वो जेल में रहे, ठीक है। जो जेल कहाँ थी? रॉबेन आइलैंड पे थी, रॉबेन आइलैंड वो जेल थी। फिर आया स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, अपार्थाइड के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया। अपार्थाइड बताया कि वो नियम, वो पॉलिसीज जो काले गोरे लोगों के बीच में भेदभाव करती थी, उस पॉलिसी को हम अपार्थाइड कहते हैं। अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। इट वॉज इम्पोज्ड बाय द वाइट यूरोपियन ऑन साउथ अफ्रीका, और ये लागू किसने किया था? साउथ अफ्रीका में जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने ये लॉ लागू किया था। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17th और 18th सेंचुरी में लार्ज नंबर ऑफ वाइट सेटल्ड इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक बड़ी संख्या में गोरे लोग आकर रहने लगे एंड बिकम द लोकल रूलर्स, और वहाँ के वो लोकल रूलर्स बन गए। ड्यू टू दिस सेटलमेंट ऑफ वाइट्स, जब वाइट्स का ये सेटलमेंट हुआ, द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, तो वहाँ के लोगों को उनके रंग के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो वहाँ के जो लोग थे, लोकल पर्सन थे, वो 3/4 थे, पॉपुलेशन का 3/4 वो थे। वर कॉल्ड ब्लैक्स, जिनको काला घोषित कर दिया गया।
बिसाइड दीज टू क्लासेस देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड क्लासेस। अब इन क्लासेस के बाद गोरे और काले दो क्लास तो थी, इसके बाद वो लोग आते थे जो मिक्स्ड क्लासेस के अंदर थे, हु आर कॉल्ड कलर्ड एंड माइग्रेटेड इंडियन, जो काले भी थे और इंडियंस भी थे, ठीक है। तो वो आने लगे। अब डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट्स, नॉन वाइट्स के अगेंस्ट जो भेदभाव की नीति थी वो कैसी थी? द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज अ इंफीरियर, जितने भी काले लोग थे उनको गिरा हुआ समझने लगे, मतलब बहुत ही नीचा नीचा समझा जाने लगा। द एपरेंटिस सिस्टम स्टार्टेड ऑपरेसिंग ब्लैक इन द फॉलोइंग वेज। अब वो क्या कर काले लोगों पर अत्याचार करने लगे अलग अलग तरीके से। जैसे पहला, नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, दे वर फॉरबिडन फॉर लिविंग इन वाइट एरियाज, उनको वोट का अधिकार नहीं था और उनको वाइट एरियाज में रहने का अधिकार नहीं। द नॉन वाइट कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट, जो नॉन वाइट है वो वाइट एरियाज में काम कर सकते हैं लेकिन जब उनको परमिशन हो तभी, वैसे नहीं कर सकते। ट्रेन, बसेज एंड ऑल द पब्लिक प्लेसेस लाइक होटल्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स एक्सेट्रा वर सेपरेट फॉर वाइट एंड ब्लैक्स। वहाँ पर वाइट और ब्लैक के लिए सारी चीज़ें अलग अलग थी, चाहे वो थिएटर हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, सब अलग था। इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। यहाँ सेग्रीगेशन किया गया था। तो एक कहानी भी थी कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें काला कहकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया था क्योंकि महात्मा गांधी काले थे, उनके रंग के आधार पर, तो उन्होंने भी उसके लिए लड़ाई लड़ी थी एक टाइम पे। ब्लैक कुड नॉट एंटर द चर्च वेयर द वाइट वर्शिप, जहाँ पर गोरे लोग चर्च में जाते थे वहाँ पर ब्लैक लोगों की एंट्री बंद थी। सिंस 1950 द ब्लैक, कलर्ड एंड इंडियन फाउट अगेंस्ट द एपरेंटिस सिस्टम। 1950 के अंदर जो काले लोग थे और जो इंडियंस थे उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक्स, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च स्ट्राइक्स की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको एएनसी के नाम से जानते हैं, लेड द मूवमेंट, इन्होंने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को लेड किया। मैनी वर्कर यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी एंड द सेंसिटिव वाइट्स ज्वाइंड द एएनसी टू अपोज एपरेंटिड, और बहुत सारे यूनियन वर्कर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टीज थी और कुछ ऐसे वाइट लोग भी थे जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, जो सेंसिटिव थे, जिनको ये गलत लगता था। एपरेंटिड वाज डिक्लेयर्ड अनजस्ट एंड रेसिस्ट बाय सेवरल कंट्रीज, एपरेंटिड को बहुत सारी कंट्रीज ने अनजस्ट मतलब अनफेयर घोषित किया। बट द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कंटिन्यूड द एपरेंटिड सिस्टम, लेकिन साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने एपरेंटिड सिस्टम को बंद नहीं किया। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल इंक्रीज, जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते गए, स्ट्रगल बढ़ता गया, द गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसी बाय रिपीलिंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज करना शुरू कर दिया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर रिमूव्ड, उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगाए थे और जो मीडिया पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसको रिमूव कर दिया। आफ्टर स्पेंडिंग 28 ईयर इन जेल, नेल्सन मंडेला वॉज रिलीज, 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से रिलीज किया गया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल को मिडनाइट में द न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एमर्ज्ड, एक नई डेमोक्रेटिक स्टेट आ गई, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, उसका इमर्जिनेशन हुआ। द एपरेंटिड गवर्नमेंट केम टू एंड, जो एपरेंटिड गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई, उनका अंत हुआ। पेविंग द वे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, तो एक नई गवर्नमेंट बनी जिसको हम मल्टी रेशियल गवर्नमेंट कह सकते हैं, जिसमें काले और गोरे लोग दोनों को समान अधिकार थे। अब है इक्वालिटी ऑफ रेसिस इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर इक्वालिटी कैसे आई दोनों के बीच में? आफ्टर द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जब डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका आई, ब्लैक लीडर अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइट इन पावर वाइल इन पावर। अब जो काले लोग उसमें आए, जब काले लोग गवर्नमेंट में आए, पावर में आए, तो उन्होंने उन वाइट लोगों को जो पहले उनके साथ अत्याचार करते थे जब वो पावर में थे, तो उनको माफ़ कर दिया। दे वॉन्टेड टू बिल्ड अप अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, तो एक नया साउथ अफ्रीका बनाना चाहते थे जिसमें सभी रेसेस, मतलब रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सबको इक्वल राइट्स हो। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल कॉम्प्राइज टुगेदर और ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर के एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, नया संविधान बनाया। दे इंक्लूडेड एवरीबडी इन द सोसाइटी, उन्होंने सोसाइटी में सबको इंक्लूड किया, चाहे वो काले थे चाहे गोरे थे, वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, चाहे उन्होंने पास्ट में कुछ भी किया हो, कुछ भी गलत किया, कुछ भी सही किया, सबको उन्होंने शामिल किया अपनी सोसाइटी के अंदर। द वाइट एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, वाइट्स ने क्या किया? मेजोरिटी रूल को मान्य कर लिया, एग्री किया, उससे सहमत हुए। एंड द पर्सन वन वोट, मतलब उन्होंने ये शर्त मान ली, वन पर्सन वन वोट, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड वर्कर्स, उन्होंने जो पुअर गरीब लोग थे और जो
लेबर क्लास के लोग थे उनके लिए जो राइट्स, बेसिक राइट्स दिए गए उनको एक्सेप्ट किया। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। ब्लैक ने, काले लोगों ने ये माना कि मेजॉरिटी के आधार पर जो सरकार बनेगी वो ठीक नहीं है, मेजॉरिटी के आधार पर सरकार नहीं बननी चाहिए। सो दे wrote down some rule which everyone had to obey and all future government would have to follow। तो उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिसको हर किसी व्यक्ति को मानना होगा और गवर्नमेंट को भी उसे फ्यूचर में फॉलो करना होगा। दिस रूल मेड अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कंट्री। तो एक नई आज़ाद जो साउथ अफ्रीका थी उसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेसी आई उसने वर्ल्ड के सभी देशों को प्रेरित किया, ठीक है, इंस्पायर किया मतलब प्रेरित किया। नाउ साउथ अफ्रीका इज सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। साउथ अफ्रीका को भी एक डेमोक्रेसी के मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान क्यों चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि वो राइट्स का प्रोटेक्शन कर सके, वेदर दे बिलोंग टू मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी, चाहे वो मेजर कम्युनिटी से हो चाहे वो माइनर कम्युनिटी से हो। दोनों के अधिकारों की रक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का होना जरूरी है। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू फुलफिल द फॉलोइंग टास्क। कुछ टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। वो टास्क कौन कौन से हैं। पहला है इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर ट्रस्ट की भावना जागृत होती है और लोगों के बीच में तालमेल अच्छा होता है। दैट इज नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। मतलब एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू मेक देयर डिसीजंस। ये हमें बताता है कि किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी, किस तरह से सरकार बनाई जाएगी और हमारे लिए कौन व्यक्ति कैसे डिसीजन ले पाएगा। थर्ड है इट ले डाउन लिमिट टू द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, गवर्नमेंट की पावर को भी लिमिट्स में रखती है, उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द राइट ऑफ सिटीजन। और संविधान के अंदर सिटीजन्स के राइट को भी स्पेसिफाई किया जाता है, मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो सिटीजन उसको अपोज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है इट ऑल्सो एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। इससे क्या होता है, जो लोग हैं वो भी अपने आइडियाज़ वगैरह दे सकते हैं। एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए लोगों की भावनाओं की कदर की जाती है, उनके आइडियाज़ लिए जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है।